हेलो बच्चों, हमने फिजिक्स के पार्ट 2 में पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था। तो अब उसी क्रम में आगे हम चलते हैं, लेक्चर्स नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या है और उत्तल दर्पण के लिए क्या सूत्र है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक हमारे पास पढ़ना गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, तो जिसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे ध्रुव, दूसरा होता वक्रता केंद्र, तीसरा होता हमारे पास वक्रता त्रिज्या और आगे हम पढ़ना है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ध्रुव क्या है। ध्रुव अंग्रेजी में इसको पोल कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ध्रुव हमारे पास क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि अगर हम कोई गोलीय दर्पण लें, जैसे अभी हमने कौन सा दर्पण लिया, ये हमने अवतल दर्पण दिखा दिया, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। अगर इस पर हम क्या कर दें कि एक पृष्ठ पर उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, पालिश कर दिया, तो इसका जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल हमारे पास कौन सा होगा, ये जो अंदर वाला तल है, दबा हुआ तल, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, परावर्तक तल होता है। तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, ये जो परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है हमारे पास ये, तो इसका जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम पोल अर्थात ध्रुव के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या बताएंगे हम, किसी गोलीय दर्पण, क्या बताएंगे, किसी गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या हमारे पास अवतल दर्पण हो, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के परावर्तक तल, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो जो हमारे पास परावर्तक तल होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। ठीक, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव अर्थात पोल कहलाता है। दूसरा हमारे पास वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो जो गोलीय दर्पण हमारे पास बना था वो किससे बना था, खोखले गोले से। तो किसी गोले का जो केंद्र होगा जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, जैसे ये हमने दर्पण दिखाया, हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, लेकिन ये जो बना होगा ये खोखले गोले को काटने से बना था। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही हमारे पास उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हम ये बताएंगे किसी गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिसका कि दर्पण एक क्या होता, भाग होता है, या किसी गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है,
उसको हम वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अगर पूरा गोला देखा जाए, ये पूरा हमारे पास गोला बनेगा। उस गोले को जब हमने डिवाइड किया था तो हमको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्राप्त हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण क्या होता है? एक भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्या बताएंगे? किसी गोले का वह केंद्र, किसी गोले का वह केंद्र, किसी गोले का वह केंद्र, किसी गोले का वह केंद्र जिसका, किसी गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, एक भाग होता है, क्या कहलाता है? वही केंद्र हमारे पास वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे? सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। तो यहाँ पर हमने सी दिखाया, इसको सी से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने ध्रुव के विषय में जाना क्या है? अगर हम कोई गोलीय दर्पण लें और उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होगा, उसका जो मध्य बिंदु होता है, उसको हम दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो जो गोला होता है, गोले का केंद्र ही हमारे पास गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण क्या होता है? एक भाग होता है, तो उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं हम सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। आगे पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। आगे चलते हैं, देखते हैं वक्रता त्रिज्या के विषय में क्या है। तो वक्रता त्रिज्या, जैसे हमने वक्रता केंद्र बताया, वैसे ही हमारे पास वक्रता त्रिज्या भी है। वक्रता त्रिज्या के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने अवतल दर्पण दिखा रखा, ये हमारे पास अवतल दर्पण दिखाया, इसके हमने एक पृष्ठ पर क्या कर दिया? पालिश कर दिया। इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पालिश कर दिया। इसके एक पृष्ठ पर हमने पालिश किया। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, जो ध्रुव से होकर रेखा जाती है, वो क्या कहलाती? मुख्य अक्ष कहलाती, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक। तो वक्रता केंद्र के विषय में बताया गया था कि गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोले की वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि किसी गोले की वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो हम क्या बताएंगे वक्रता त्रिज्या के विषय में? दो तरीके से बता सकते हैं। हम ये कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण, क्या कहेंगे? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव अर्थात पी, ध्रुव से कहां तक? वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी,
वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं किसी गोले की वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग हो वो हमारे पास वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास फोकस दूरी और मुख्य फोकस क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मुख्य फोकस क्या है। पहले हम जानेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस क्या है और उसी से आधारित होता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है। तो मुख्य फोकस को समझने के लिए अगर हम देखें, अगर हमने कोई एक अवतल दर्पण ले लिया, ये हमारे पास क्या होता है? अवतल दर्पण। ये इसका होता है मुख्य अक्ष, ये P होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसके उभरे हुए तल पर हमने पालिश कर दी, इसके उभरे हुए तल पर हम क्या कर देते हैं? पालिश कर देते हैं ऐसे। अब हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के हमने समांतर इस पर प्रकाश किरणों को गिराया। ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणें इस पर आपतित की। तो ये प्रकाश किरणें यहां से अपवर्तित होंगी। अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी, इसका अपवर्तन हमने दिखाया यहाँ पर। तो अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। ये बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बताएंगे? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, क्या बताएंगे? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या है, इसी क्रम में फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या है कि इस मुख्य ध्रुव से और एफ तक के बीच की जो दूरी होगी, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या बताएंगे? ध्रुव से ध्रुव से मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। को फोकस दूरी, फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारे पास वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। आगे हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि हम इसमें एक अवतल दर्पण के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने अवतल दर्पण ले लिया। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका नाम हम देंगे अभी एस पी एस डैश। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस होगा पी, एफ, मुख्य फोकस एफ। और यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास क्या है? वक्रता केंद्र सी। ये वक्रता केंद्र हमारे पास सी है। अब हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर यहां से हमने इस पर प्रकाश किरण आपतित की। ये आपतित प्रकाश किरण है। इसका नाम हम अभी देते हैं यस पी यस डैश, एस पी यस डैश। हमने क्या किया है कि यस पी यस डैश हमारे पास कोई अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव हमारे पास पी है, मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। इस पर हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने यहाँ पर कोई प्रकाश किरण गिराया ए बी, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण इस पर गिरा दिया, ए बी नाम दिया। अब ये प्रकाश किरण जब अपवर्तित होगी तो ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस से होकर अपवर्तित नहीं, सॉरी, परावर्तित हो जाती है। एक प्रकाश किरण हम देखेंगे जो सी से होकर जाएगी, ये इसका अभिलंब कहलाती है। ये प्रकाश किरण क्या है? इसका अभिलंब है। मतलब BC हमारे पास अभिलंब है और BF ये हमारे पास क्या है? परावर्तित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण है। अब यहां से हमने इस पर क्या किया? एक लंब डाल दिया। मुख्य अक्ष पर एक हम क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक लंब हो गया। इसका नाम दिया हमने BD। ठीक, ऐसे हो गया। तो हमने क्या माना कि हमारे पास एस पी यस डैश, एस पी यस डैश एक अवतल गोलीय दर्पण है। यस पी यस डैश
एक क्या है, अवतल गोलीय दर्पण है। एक अवतल गोलीय दर्पण है। SPS डैश एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P। जिसका ध्रुव P, कामा, मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस क्या है, F। मुख्य फोकस F। वक्रता केंद्र क्या है, C। वक्रता केंद्र क्या है, C। AB क्या है, आपतित किरण। AB आपतित किरण। AB हमारे पास क्या है, आपतित किरण। AB क्या है, आपतित किरण। और BF क्या है, परावर्तित किरण। BF परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा BC तथा BC ये क्या है, अभिलंब। BC हमारे पास क्या दिखाया गया है कि BC हमारे पास क्या है, अभिलंब है। BC हमारे पास क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है I। क्या होता है, I। इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, R। वो क्या होता है, R होता है। तो यहां से अगर हमने देखा परावर्तन का अगर हम नियम लगाते हैं तो कोण I हमारे पास कोण R के बराबर होता है। कोण I कोण R के बराबर होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर हम परावर्तन का नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हमने क्या किया, परावर्तन के नियम का प्रयोग किया। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण I हमारे पास कोण R के बराबर होता है। कोण I हमारे पास कोण R के बराबर होता है। तो इसको अगर हमने कह दिए दोनों थीटा के बराबर, दोनों किसके बराबर हैं, थीटा के बराबर। अब हमने क्या देखा, जो कोण BCF, कोण BCF या BCD या BCP ये किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, तो कोण BCF, कोण BCF, कोण BCF ये बराबर होगा हमारे पास I के। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण है। ये हमारे पास कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, और I किसके बराबर, थीटा के बराबर है। तो BCF भी हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। ये कोण हमारे पास क्या हो गया, थीटा। R भी हमारे पास किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो अगर हम त्रिभुज BCD लेकर tan थीटा का मान निकालें, त्रिभुज BCD में, BCD में हमने निकाला tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो गया BD, आधार हो गया DC। लंब हो गया हमारे पास BD, आधार हो गया हमारे पास DC। आधार क्या हो गया, DC। आधार हो गया हमारे पास DC। अगर हम कहते हैं कि यदि थीटा बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो,
तो इस स्थिति पर जो कोण की गणना की जाती है वो रेडियन में की जाती है, छोटा है। तो tan थीटा हमारे पास थीटा ही रहेगा, यहां से आ जाएगा बी डी बटे डी सी। क्या आएगा? बी डी बटे डी सी। क्या हो जाता है ये? बी डी अपान डी सी। तो हमने थीटा का मान निकाल लिया कि बी डी अपान डी सी के बराबर। क्या निकाला? बी डी अपान डी सी के बराबर। अब हम देखें कि कोण बी सी बी एफ डी किसके बराबर होगा। कोण बी एफ डी किसके बराबर होगा? तो कोण बी एफ डी, अगर हम कोण बी एफ डी को देखते हैं तो इसको देखते हैं कोण बी एफ डी को। तो बी एफ डी हमारे पास बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण का जो मान होगा, ये बहिष्कोण का जो मान होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात थीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। तो कोण बी एफ डी जो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो कोण बी एफ डी हमें क्या मिलेगा? 2 थीटा मिलेगा। क्या मिला? 2 थीटा मिला। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम त्रिभुज बी एफ डी ले लेते हैं, त्रिभुज बी एफ डी लेते हैं, वहां पर tan 2 थीटा लगाएंगे। त्रिभुज बी एफ डी में, त्रिभुज बी एफ डी में, तो इसमें हम लगाते हैं tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा हमारे पास 2 थीटा रहेगा, लेकिन tan होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है हमारे पास? बी डी, आधार क्या है? डी एफ। लंब क्या हो गया? बी डी, लंब हो गया हमारे पास बी डी, आधार हो गया हमारे पास डी एफ। क्या हो गया? डी एफ। लेकिन हम टू थीटा, तो 2 थीटा बराबर आ गया बी डी बटे डी एफ, बी डी बटे डी एफ। इसके आगे हम देखें थीटा किसके बराबर है? तो थीटा हमारा पास बराबर बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी के बराबर। तो 2 इंटू बी डी बटे डी सी बराबर बी डी बटे डी एफ। तो इस बी डी से हमने बी डी को काटा, तो डी सी बराबर हो गया 2 डी एफ, डी सी बराबर हो गया 2 इंटू डी एफ। अब डी सी को देखा जाए, डी सी, तो अब ये डी हमारा पी के बहुत नजदीक है, तो हम पी से लेकर एफ तक जो कहेंगे फोकस दूरी है, चाहे उसको पी डी पी एफ कह दें, पी एफ कह दें, या इसको हम डी एफ कह दें। तो ये बराबर क्या होगा? फोकस दूरी एफ के बराबर होगा। और पी से लेकर सी तक पीसी कह दें या उसको डीसी कह दें, तो ये किसके बराबर होगा? फोकस वक्रता त्रिज्या आर के बराबर होगा। तो पीएफ या डीएफ एफ के बराबर है और डीसी हमारे पास आर के बराबर है। तो डीसी की जगह हमने क्या रख दिया? आर रख दिया। यहां लिखा 2 इंटू क्या हो गया? एफ। तो हमारे पास जो संबंध होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या हम क्या कह सकते हैं, या एफ बराबर क्या होगा, या फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बटे 2। फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बटे 2। तो इस प्रकार से हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कर लिया। तो इसके लिए हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर एक अवतल गोलीय दर्पण माना, उसका नाम दिया एस पी एस डैश। क्या है? एस पी एस डैश। यहाँ इसका P ध्रुव है, F क्या है? मुख्य फोकस है, और C हमारे पास क्या है? वक्रता केंद्र है। AB क्या है? इस पर एक आपतित किरण है, ये आपतित किरण इससे टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित होगी, तो कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। और BC क्या है हमारे पास? अभिलंब। ये हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, उसको हमने प्रदर्शित किया है I से।
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो होता है आर, उसको हमने प्रदर्शित किया, परावर्तन कोण हो गया हमारे पास आर। तो फिर हमने क्या किया कि बी बिंदु से मुख्य अक्ष पर हमने एक अभिलंब डाला है बी डी। तो ये डी हमारा पी के बहुत नजदीक है, हम इसको पढ़ दें पी एफ या डी एफ हमारे पास फोकस दूरी के बराबर होगा, पी सी या डी सी ये वक्रता त्रिज्या आर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ देखा है कि एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। ए बी क्या है आपतित किरण, बी एफ क्या है परावर्तित किरण और बी सी क्या है अभिलंब। तो हमने क्या किया, परावर्तन का नियम लगाया। परावर्तन का नियम होता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको हमने मान लिया कि किसके बराबर है, थीटा के बराबर। कोण आई और कोण आर किसके बराबर है, थीटा के बराबर। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारे पास बी सी एफ होगा, बी सी एफ ये जो कोण यहाँ होगा वो इस आई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कोण बी सी एफ आई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कौन सा कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी सी एफ आ गया हमारे पास आई, आई हो गया थीटा। फिर हमने क्या देखा, हमने त्रिभुज लिया बी बी सी डी, कौन सा त्रिभुज लिया, बी सी डी त्रिभुज लिया। कौन सा त्रिभुज, बी सी डी त्रिभुज लिया। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब, लंब क्या हो गया बी डी, आधार क्या हो गया डी सी। तो अगर हमारे पास थीटा बहुत छोटा हो तो इस स्थिति पर tan थीटा थीटा ही बराबर होता है। तो थीटा आ गया हमारे पास बी डी अपान डी सी, क्या आ गया बी डी अपान डी सी। अब अगर ये थीटा है ये भी थीटा है तो ये कोण कौन सा है, बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बी एफ डी ये बहिष्कोण है जो इन दोनों के योगफल के बराबर हो गया, 2 थीटा हो गया। फिर हमने त्रिभुज लिया बी एफ डी, कौन सा त्रिभुज लिया, बी एफ डी, बी एफ डी ये कितना हमको मिला है, ये मिला है 2 थीटा। अब हमने लगाया tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा होगा, होगा लंब बटे आधार बी डी अपान डी एफ, क्या होगा बी डी अपान डी एफ। तो 2 थीटा बराबर बी डी अपान डी एफ, थीटा क्या था बी डी अपान डी सी, तो बी डी से हमने बी डी को कैंसिल किया। तो यहां से आएगा हमारे पास डी सी बराबर 2 डी एफ। डी सी क्या है वक्रता त्रिज्या आर, डी एफ क्या है फोकस दूरी, तो आर बराबर 2 इंटू एफ, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या एफ बराबर हो गया हमारे पास आर बाई 2। एफ बराबर हो गया आर बाई 2, कितना हो गया। चलिए तो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे अवतल गोलीय दर्पण के लिए सूत्र का निगमन और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। आज के लेक्चर्स में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।